वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में सारे चैप्टर्स में कुछ पोर्शंस कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड ऐड हुए हैं। ये वीडियो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हम वो सारे एडेड पोर्शंस एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। जो पोर्शंस चैप्टर 1 में ऐड हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 के एडेड पोर्शंस को हम 2 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आधा और नेक्स्ट वीडियो हम बाकी पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि चैप्टर 1 जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें जो पोर्शन ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है पेज नंबर 12 पे, पैरा नंबर 4 अंडर 2.4 रेवोल्यूशनरीज, यानी द रेवोल्यूशनरीज जो है वहां पे ऐड हुआ है। तो आपको याद दिलाते जो रेवोल्यूशनरीज वाला पोर्शन है वो कहां पे है, किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो द रेवोल्यूशनरीज पोर्शन वहां पे है जब आपने पढ़ा कि 1815 में जो नेपोलियन है वो हार जाता है और नेपोलियन के हारने के बाद कंजर्वेटिव्स की हुकूमत पूरे यूरोप में आ जाती है। कंजर्वेटिव रिजीम्स आती हैं पावर में। जब कंजर्वेटिव रिजीम्स पावर में आती हैं उसके बाद क्या होता है, जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनको सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है और वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं। और वो रेवोल्यूशनरीज जो है वो सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं। जैसे क्या आपने जोसेफ माज़नी के बारे में पढ़ा, उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें हिंदुस्तान में भी सीक्रेट सोसाइटीज बन रही थी और यहां पे भी रेवोल्यूशनरीज काम कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में कौन से रेवोल्यूशनरीज थे और कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक का नाम ही है इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक तो हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़नी है और पढ़ना है कि उसी टाइम में हिंदुस्तान में क्या हो रहा था, और यह भी हम पढ़ेंगे कि उसी टाइम कश्मीर में क्या हो रहा था। यानी आपको पढ़ना है जब वर्ल्ड में कुछ हो रहा था उसी टाइम इंडिया में क्या हो रहा था, और फिर हम पढ़ेंगे उसी टाइम कश्मीर में क्या हो रहा था। कंटेम्पररी हिस्ट्री हमें पढ़नी है, वर्ल्ड, इंडिया एंड रीजनल अपनी। तो वर्ल्ड में तो आपने देखा कि कंजर्वेटिव्स की हुकूमत आई और ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो अंडरग्राउंड चले गए और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। इसी के रिलेटेड अगर हम देखें, इंडिया के नेशनलिस्ट्स जो है उन्होंने भी लोगों को इंस्पायर किया कि वो ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करें, उसको हटा दें। और जो जोसेफ माज़नी था और गरीबाल्दी था, उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज से हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के नेशनलिस्ट्स इंस्पायर हुए और वो भी तैयार हो गए कि हम अपनी नेशन के लिए जान भी दे सकते हैं। तो हिंदुस्तानी रेवोल्यूशनरीज में जो लोग इंपॉर्टेंट है उसमें एक है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जो है वो जोसेफ माज़नी के आइडियाज से बहुत मुतासिर हुआ था और उसने जोसेफ माज़नी की ऑटोबायोग्राफी को मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। इसके अलावा अरबिंदो घोष जो था उसके भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज की वजह से उसे क्या कहा जाता था, जोसेफ माज़नी ऑफ इंडिया, या उसको कंपेयर किया जाता था विद जोसेफ माज़नी। अगर हम सीक्रेट सोसाइटीज की बात करें, हिंदुस्तान में 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई। एक का नाम है अनुशीलन समिति, ये 1902 में बनाई गई, और अनुशीलन समिति के अंदर ही एक और सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई जिसका नाम था युगंतर पार्टी, ये बनाई गई 1906 में। तो ये कुछ हो रहा था हिंदुस्तान में। अब कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो है वो फैल रहे थे। जिस तरह बाकी हिंदुस्तान में रेवोल्यूशनरी आइडियाज फैल रहे थे, इसी तरह कश्मीर में भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज आ रहे थे, फैल रहे थे। तो पर्टिकुलरली जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 में, आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर 2 में कि 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल को पार्टीशन कर देता है। तो बंगाल में जब पार्टीशन होता है, बंगाल के जब 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, हिंदुस्तान में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ज्यादा तेज हो जाती हैं और ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर पे भी इंपैक्ट डालती हैं। यहां जम्मू कश्मीर में जो रेजिडेंट था, ब्रिटिश रेजिडेंट था महाराजा के कोर्ट में, उसने महाराजा प्रताप सिंह को कहा कि आप जबरदस्त नजर गुजर रखिए, आप स्ट्रिक्टनेस रखिए ताकि ये रेवोल्यूशनरीज, ये लोग जम्मू कश्मीर में दाखिल ना हो। इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स के बावजूद भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज जम्मू कश्मीर में आते गए। वो कैसे आते थे? कुछ न्यूज़पेपर्स के थ्रू। जैसे कि 1907 में एक न्यूज़पेपर पंजाब में, लाहौर में पब्लिश होता था
उस न्यूज़पेपर का नाम ही था पंजाबी। ये न्यूज़पेपर एक रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था, लाहौर से पब्लिश होता था। ये चोरी छुपे जम्मू कश्मीर में पहुंचता था और यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे थे वो इसको पढ़ते थे और उनमें, इन गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों में रेवोल्यूशनरी आइडियाज डेवलप होते थे। तो ये हुआ रेवोल्यूशनरीज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो ऐड हुआ है वो कहां पे ऐड हुआ है? वो ऐड हुआ है ऑन पेज नंबर 14 to 15 इन पैरा 6-7 अंडर द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। तो यहां पे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं किस कॉन्टेक्स्ट में ये ऐड हुआ है। तो रोमांटिक इमेजिनेशन या कल्चरल नेशनलिज्म आपने पढ़ा कि कल्चर की वजह से भी नेशनलिज्म यूरोप में डेवलप हुआ। जब आप जर्मनी का केस पढ़ रहे थे तो एक जर्मन स्कॉलर थे जिसका नाम था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। ठीक है, अगर आपको याद हो जोहान गॉटफ्राइड हर्डर ने क्या कहा, उसने कहा जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो कहां पे पाया जाएगा, वो कहां देखा जाएगा? वो देखा जाएगा कहां? डॉस वॉक में। डॉस वॉक क्या होता है? डॉस वॉक होता है कॉमन पीपल। हर्डर ने कहा ट्रू जर्मन कल्चर कहां पे है? डॉस वॉक के पास, कॉमन पीपल के पास। और इसी ट्रू जर्मन कल्चर की वजह से वोल्कजीस्ट यानी ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जो है वो प्रमोट किया जा सकता है। तो हर्डर जैसे स्कॉलर कह रहे थे कि रोमांटिक नेशनलिज्म भी क्रिएट किया जा सकता है या कल्चर की वजह से स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म डेवलप किया जा सकता है। और इसी के रिलेटेड आपने देखा जो ग्रिम ब्रदर्स थे जर्मनी में, उन्होंने फोक टेल्स जो है वो कलेक्ट की। इसी रिलेटेड अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें, जम्मू कश्मीर में एक रिच कल्चर रहा है ओरल ट्रेडिशंस का। यहां पे भी फोकलोर्स और फोक टेल्स बहुत टाइम से डेवलप हो रही थी। तो अगर हम सबसे पहली कोशिश देखें किसने की कश्मीर के फोकलोर या फोक टेल्स को कलेक्ट करने की, वो की सोमदेवा ने। सोमदेवा कौन था? ये राजा अनंत देव का दरबारी शायर था। राजा अनंत देव एक कश्मीर का बादशाह था, उसी का दरबारी शायर था सोमदेवा। तो सोमदेवा ने एक बुक लिखी जिसका नाम था कथा सरित सागर। कथा सरित सागर सोमदेवा ने 11th सेंचुरी में लिखी। तो इसमें इसने कश्मीरी फोक टेल्स को, कश्मीरी फोक कहानियों को कलेक्ट किया। जरा ये फोक क्या होता है? फोक क्या होता है? देखिए, कोई भी सॉन्ग अगर है, फॉर एग्जाम्पल कोई सॉन्ग है, हमें पता होता है ये किसने लिखा है। साहिबो सच्छम में चई वथ में असछावतम, या लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये तो हमें पता है ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है। इसी तरह एक और सॉन्ग में बोलूंगा जो हम शादियों में गाते हैं, जैसे शादियों में हम गाते हैं बिस्मिल्लाह करित हमई वनवो नहीं साहिबो अजवलो सोनो। ये तो ये वाला सॉन्ग जो है किसी एक बंदे ने नहीं बनाया है, इसका क्रेडिट हम किसी एक को नहीं दे सकते। ये लोगों ने कलेक्टिवली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है डेवलप किया है। तो ये फोक मींस आम लोगों ने डेवलप किया है, किसी एक ने डेवलप नहीं किया है, इसको हम कहते हैं फोक। इसी तरह बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, इनको हम कहते हैं फोकलोर या फोक टेल्स। तो ये जो कथा सरित सागर है इसमें भी फोक टेल्स हैं, फोक कहानियां हैं जिनको कलेक्ट किया है सोमदेवा ने। इसके अलावा ये जो कश्मीरी फोकलोर है ये किस में पाया जाता है? कश्मीर के दास्तान गोई में, लेडीशा में और बांड पत्थर में। ये सब कुछ जो है ये फोक है, इसमें भी कश्मीरी कल्चर डिपिक्ट होता है। जम्मू में इसी तरह कुछ चीजें हैं जिनमें फोक ट्रेडिशन पाया जाता है, जैसे भक्तियां हैं, करक है और बाख है। इसमें जम्मू रीजन का कल्चर और सोशल लाइफ जो है वो डिपिक्ट होती है। इसके अलावा एक वेस्टर्न स्कॉलर था जिसका नाम था J.H. नॉवल्स। ये असल में एक ब्रिटिश मिशनरी था। ये जम्मू कश्मीर में आता है और यहाँ पे फोक टेल्स को जमा करता है। इसकी जो बुक है उसमें हमें कश्मीर के समाजी जिंदगी, रूहानी जिंदगी और इकोनॉमिक लाइफ मींस इक्तिसादी जिंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। ये हो गया रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग के रिलेटेड जो पोर्शन ऐड हुआ है। इसके बाद एक अहम पोर्शन जो ऐड हुआ है पेज नंबर 16 पे 5, 6 एंड 7 पैरा में, टाइटल है अंडर हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें इस किस कॉन्टेक्स्ट में इसको ऐड किया गया है, तो आपने देखा कि 1848 में क्या होता है, फ्रांस में फूड शॉर्टेज हो जाती है, फूड प्राइसेस हाई हो जाती हैं। तो लोग जो है, आम लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं
और वहां जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश की गई थी अंडर लुइस फिलिप के खिलाफ प्रोटेस्ट्स होते हैं और लुइस फिलिप को वहां से भगा दिया जाता है और फ्रांस को रिपब्लिक बनाया जाता है। ये जो 1848 का रेवोल्यूशन था फ्रांस में, ये गरीब लोगों ने, भूखे लोगों ने या जो गरीब लोग थे उन्होंने लाया, क्योंकि वो हंगर और हार्डशिप का सामना कर रहे थे। इसी तरह हंगर और हार्डशिप का दूसरा जो एपिसोड आपकी बुक में मेंशनड था वो था एक रेवोल्यूशन या एक रिबेलियन जो सिलेशिया में आता है। तो सिलेशिया सेंट्रल यूरोप में एक जगह है, वहां पे आपने देखा कि जो कंट्रैक्टर था उसने वीवर्स को कंट्रैक्ट दिया था कि आप कपड़े बना के रखो मेरे लिए। तो जब कंट्रैक्टर ने उनकी प्राइसेस आधी कर दी तो जो वीवर्स होते हैं वो उसके खिलाफ बगावत करते हैं और जो कंट्रैक्टर होता है वो लेटर रिटेलिएट करता है और तकरीबन 11 वीवर्स को जो है वो मार डालता है। मींस यूरोप में क्या हो रहा था 1848 के अराउंड, वहां पे जो आम लोग थे, गरीब लोग थे, वो बगावत कर रहे थे, वो रिबेलियन कर रहे थे, क्योंकि वो भूख और तकालीफ का शिकार हो रहे थे। इसी तरह जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा था, हंगर हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, वो बहुत ही ज्यादा सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे थे। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के वर्कर्स की बात नहीं थी, थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी वर्कर्स थे मोनार्कियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के अंडर वो सफर कर रहे थे, वो प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे। 1830 से लेके 1845 तक ये जो टाइम था, इसमें खासकर कश्मीर के जो वर्कर्स हैं वो सफर कर रहे थे। हालांकि ये तकरीबन 1947 तक एक ही बात है, डोगरा रूल के अंडर भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो अगर हम बात करें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था कश्मीर के वर्कर्स और लेबरर्स को, इसमें सबसे पहले आता है बेगार। बेगार क्या होता है? बेगार होता है फोर्स्ड एंड वेजलेस लेबर, यानी जोर जबरदस्ती किसी को काम कराएंगे और पैसा भी नहीं देंगे। कश्मीर में इसको कहते थे कार्य सरकार या बेगार, दोनों एक ही है। तो ये जो पीजेंट्री थी यहाँ पे, ये जो कश्मीर के किसान थे, इनकी जिंदगी सख्त हो गई थी इस बेगार की वजह से, कार्य सरकार की वजह से। तो इसके रिलेटेड एक एपिसोड या एक जो कश्मीरी कहावत है वो मैं आपको बताता चलूं। कश्मीर में एक बहुत फेमस कहावत थी, क्या थी कि गर पेठ दामाद गो बरस पेठ होन, गर पेठ दामाद गो बरस पेठ होन, यानी जो घर जमाई है वो कुत्ते के बराबर है। क्यों? यानी क्या होता था, कश्मीर के लोग जिसकी कोई शख्स होता था, उसकी अगर बेटियां हैं वो घर जमाई लाता था और उसे पता थी कि कभी ना कभी गवर्नमेंट बोलेगी भाई आप मजदूर हमें सप्लाई करो, हमें कहीं पे कोई पर्टिकुलर काम करना है, रोड बनाना है या ब्रिज बनाना है या सामान ढोना है। ये जो घर जमाई होता था इसी को भेजते थे बेगार पे, और इतनी बेइज्जती होती थी इस घर जमाई की, ऐसा समझा जाता था भाई कार्य सरकार पे गया है, वापस आया तो वाह, नहीं आया तो भी वाह। इसका मतलब है ये जो घर जमाई था इसकी इज्जत कुत्ते जैसी हुआ करती थी। इसीलिए कश्मीर में क्या कहते हैं, गर पेठ जामतुर गो बरस पेठ खून। तो बेगार सिस्टम इतना था कि कश्मीर के लोगों को जोर जबरदस्ती काम पे ले जाते थे और पैसे भी नहीं देते थे। दूसरी प्रॉब्लम जो कश्मीर के लोगों को थी, वर्कर्स और लेबरर्स को थी, वो था हाई लैंड रेवेन्यू। यानी यहाँ पे लैंड रेवेन्यू, जमीन की जो पैदावार है उसे टैक्स बहुत ज्यादा लेती थी गवर्नमेंट, और इसके साथ साथ जो ऑफिशियल्स थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो करप्ट होते थे, वो रिश्वतखोर होते थे। अगर फॉर एग्जांपल 1/3 अगर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू रखा है वो 1/2 लेते थे, यानी 30% गवर्नमेंट ने रखा है वो 50% लेते थे, 20% खुद ही दबाते थे, बहुत घोटाले करते थे। एज अ रिजल्ट आखिर पिस्ता कौन था? प्रॉब्लम किसको होती थी? कश्मीर के पीजेंट्स को होती थी। इसके अलावा तो अगर हम लॉरेंस का माने, वाल्टर लॉरेंस जिन्होंने वैली ऑफ कश्मीर बुक लिखी है, उनका क्या कहना है, कश्मीर में एवरीथिंग सेव एयर एंड वाटर वाज टैक्सड, यानी कश्मीर में हर किसी चीज पे टैक्स था, हवा और पानी के बगैर हर किसी चीज पे टैक्स था। एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग वाज टैक्सड। इवन कब्र खोदने वाले पे भी टैक्स था, मस्जिद बनाने पे भी टैक्स था, मंदिर बनाने पे टैक्स था, शादी करने पे टैक्स था। आप सोचिए कि कश्मीर के लोग उस टाइम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो अगर हम देखें, टैक्स तो काइंड और कैश में देना पड़ता था, नकद भी देना पड़ता था, जिन्स भी देना पड़ता था, लेकिन इसके अलावा और भी तरह तरह के गैर कानूनी एग्जैक्शंस
लोगों से और भी तरह तरह से कुछ चीज़ें ली जाती थी। जैसे अगर लोगों के पास कुछ फ्रूट्स हैं उसमें से भी ये ऑप्शनल्स हिस्सा लेते थे, घी की पैदावार है उसमें से भी हिस्सा लेते थे, हनी है, ये जो हनी है इससे भी हिस्सा लेते थे। हर किसी चीज़ से यहाँ ऑप्शनल्स लोगों से जो है एग्जैक्शंस करते थे, लोगों से लेते थे। इसके अलावा एक और चीज़ जिसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो शाली सिस्टम है। ये शाली सिस्टम क्या था? ये अनऑर्गेनाइज्ड था। देखो शाली सिस्टम क्या होता है? राइस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, शाली कहते ही है राइस को। तो इससे कैसे लोगों को प्रॉब्लम होती थी आप ये समझो। शाली क्या होता है? राइस। देखो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे अगर एक पीजेंट है, ठीक है, एक पीजेंट है, एक किसान है, वो जो है वो पैसे लाता था उधार मनी लेंडर से, जिसको साहूकार कहते थे, ठीक है, साहूकार या सूदखोर। एक पीजेंट है, ये पैसे लाता है एक सूदखोर से। क्यों ये पीजेंट सूदखोर से पैसे लाता है? क्योंकि इस पीजेंट को कपड़े चाहिए, इसको रोटी चाहिए, इसको तेल चाहिए, इसको राशन चाहिए, इसको और भी कई तरह की चीजें चाहिए जिसके लिए इसे पैसे जरूरत है। अब इसके पास एक ही चीज है, वो है जमीन। इसके पास पैसे कैसे आएंगे? जब फसल निकलेगी, फसल बेचेगा और फिर इसके पास पैसे आ सकते थे। लेकिन ये एडवांस में किससे पैसे लेता था? साहूकार से। साहूकार ये जो सूदखोर है ये इसको ये कंडीशन रखता था, जब आपकी फसल तैयार होगी आप फसल किसको देना? आप फसल मुझे ही देना। इस तरह ये मनी लेंडर्स या साहूकार जो थे सारे पीजेंट्स से ये जो राइस है, चावल जो है अपने पास जमा कर लेते थे। थ्रू आउट द कश्मीर वैली जितने भी ये सूदखोर थे, सारा जो चावल है, प्रोडक्शन है, वो उनके पास चले जाती थी और ये होर्डिंग करते थे, ये जमा करके रखते थे, छुपा के रखते थे, डंप करके रखते थे। अब मार्केट में तो अब चावल अवेलेबल होते ही नहीं थे, लोगों को खाने को कुछ मिलता ही नहीं था। एज ए रिजल्ट प्राइसेस जो है वो हाई हो जाती थी, महंगाई हो जाती थी। जब महंगाई हो गई तो ये जो साहूकारस हैं ये अपना राइस सप्लाई करते थे और महंगे दामों पे अपना राइस बेचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम भाई किसको है? आखिर प्रॉब्लम किनको होती थी? प्रॉब्लम लोगों को होती थी। तो इसको कहते हैं, ये जो शाली सिस्टम था अनऑर्गेनाइज्ड था, इससे भी लोगों को प्रॉब्लम हुई। इसको लेटर ऑन ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो रिफॉर्मर्स में आप पढ़ोगे, इसको लेटर ऑन रिफॉर्म किया था महाराजा गुलाब सिंह ने। महाराजा गुलाब सिंह ने क्या किया? इसने कहा भाई जितने भी ग्रेन्स, जितना भी राइस जो है प्रोड्यूस होता है, ये गवर्नमेंट ग्रैनरीज में जमा करना है, गवर्नमेंट खुद खरीदेगी और फिर इसका प्राइस जो है फिक्स किया जाएगा, इसका प्राइस लिस्ट निकलेगा, रेट लिस्ट निकलेगा और उसी हिसाब से फिर अवेलेबल हुआ करेगा राइस हर टाइम हर किसी के लिए। ठीक है, तो ये शाली सिस्टम के रिलेटेड था। इसके अलावा अगर हम बात करें एक शख्स की जिसका नाम है बैरन चार्ल्स ह्यूगल। बैरन चार्ल्स ह्यूगल ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का डिप्लोमेट और एक्सप्लोरर था। ये ऑस्ट्रिया का डिप्लोमेट जो है ये कश्मीर में आता है 1840s में। 1840s में कश्मीर में आके इसने एक बुक लिखी जिसका नाम है ट्रैवल्स इन कश्मीर एंड पंजाब। ठीक है, ट्रैवल्स इन कश्मीर इन पंजाब जो इसने बुक लिखी, इस बुक में इसने डिटेल्ड जिस कैटेगरी ऑफ पीपल के बारे में लिखा है उनको कहते हैं शाल बाफ्स, यानी शाल बाफ्स के बारे में इन्होंने डिटेल्ड लिखा है। भाई ये शाल बाफ्स कौन है और उनकी कंडीशन क्या थी? शाल बाफ्स वो वर्कर्स और लेबरर्स थे, वो काम करने वाले मजदूर थे जो किस इंडस्ट्री में काम करते थे? शाल की इंडस्ट्री में। आपको पता है कश्मीरी शाल कितना महंगा है और जो इसका कारोबार करते हैं वो कितना पैसा कमाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो थी वो कश्मीर के शाल वर्कर्स को थी, लेबरर्स को थी। कश्मीर के जो शाल का काम करने वाले वीवर्स थे, जो शाल बनाते थे, उनको कहते थे शाल बाफ्स। अब प्रॉब्लम क्या थी? ये शाल की इंडस्ट्री जो थी ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करती थी और कश्मीर के जितने भी शाल बनाने वाले लोग थे, वीवर्स थे, उनको मजदूरी पे ले जाती थी गवर्नमेंट। यानी जिनको शाल बनाना आता है उनको खुद शाल बनाने की इजाजत नहीं है कि वो खुद शाल बनाए और बेचे, उनको गवर्नमेंट मजदूरी पे ले जाती थी। ठीक है, जब उनको मजदूरी पे ले जाते थे तो उन्हें जो वेजेस मिलते थे वो 4 पैसे पर डे मिलते थे। मीनस वो 25 दिन में 1 रुपया कमाते थे या 1 महीने में वो 1 रुपया कमाते थे। जब 1 महीने में 1 रुपया कमाएंगे उन्हें टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता था। ऐसा भी कहा जाता है कि 1 रुपया वो महीने का कमाते थे, 3 रुपया उन्हें टैक्स देना पड़ता था। आप सोचिए, ठीक है, बहुत ज्यादा टैक्स उन्हें देना पड़ता था। अब इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, प्लस अगर वो काम ना करना चाहे उन्हें गवर्नमेंट जोर जबरदस्ती ले जाती थी। ठीक है, उन्हें ये कारखाने वाले जोर जबरदस्ती ले जाते थे काम पे। अब इतनी परेशानी थी लोगों को,
एज अ रिजल्ट एक बार कहा जाता है कि 22 जो वीवर्स हैं उन्होंने अपने अंगूठे और उंगलियां काट डाली ताकि वो बेकार हो जाए और उन्हें कोई भी जोर जबरदस्ती ये शाल बनाने के लिए ना ले जाए। नंबर 1। नंबर 2, एक रिवोल्ट होता है फिर शाल बाफस जो है 1865 में एक रिवोल्ट करती हैं। यहाँ का जो राजकाकडर था, वो जो कंट्रैक्टर था उसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। उसी तरह जिस तरह सिलेशिया में रिवोल्ट होता है कंट्रैक्टर के खिलाफ, तो राजकाकडर जो यहाँ का कंट्रैक्टर था उसके खिलाफ ये जो शाल बाफस है रिवोल्ट करते हैं। जलडगर श्रीनगर में बहुत सारे जो शाल बाफस हैं वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट ये फौज को बुलाता है और गोलियां बरसाता है इन पे, जिसमें 28 शाल बाफस जो है 28 वीवर्स जो है वो मर जाते हैं और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। ये जो रिबेलियन है शालबाफ रिवोल्ट इसको कहते हैं। शालबाफ रिवोल्ट जो 1865 में हुआ, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब बात होती है वर्कर्स के प्रोटेस्टर्स की। तो इतनी सख्त थी कंडीशन इन शाल बाफस की, शाल वीवर्स की। अब इतनी ज्यादा सख्त कंडीशन अगर है तो ये कहां यहां पे काम करेंगे। एज अ रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर के जो शाल बाफस हैं, शाल बनाने वाले हैं, उन्होंने माइग्रेशन की और जम्मू कश्मीर से बाहर चले गए, वो पंजाब चले गए और चंडीगढ़ चले गए। इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला कि कश्मीर में शाल इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज का वीडियो जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ आर्मी। ठीक है, रोल ऑफ आर्मी क्या रहता है इन द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की फॉर्मेशन में रोल ऑफ आर्मी क्या रहता है। आपने वर्ल्ड की कॉन्टेक्स्ट में देखा कि इटली, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो नेशन स्टेट्स बनी बिकॉज ऑफ आर्मी और बिकॉज ऑफ वार्स। इसी तरह हम देखेंगे जम्मू कश्मीर कैसे एक स्टेट बनी, आर्मी का क्या रोल रहा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है उसका एडिट पोर्शन खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए बाकी फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी फायदा हो सके। इसके अलावा आप मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल में मैं आपको ये PDF मटेरियल प्रोवाइड कर लूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।